अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। शहजाद इकबाल की गैर मौजूदगी में इस शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। नाज़रीन, मुल्क में इलेक्शन के इनेकाद को लेकर जो ड्रामाई सूरत हाल पिछले कुछ अरसे से बनी हुई है, इलेक्शन में सिर्फ एक माह का वक्त रहने के बावजूद इस ड्रामाई सूरत हाल में कमी के बजाय इजाफा होता जा रहा है। मुल्क भर में इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या नहीं, होने चाहिए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद भी इस हवाले से हर कुछ दिनों बाद नई कहानी सामने आ जाती है। जबकि आज इसी हवाले से पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी सेनेट से हैरान कुन पेशरफ सामने आई है, क्योंकि आज सेनेट ने पुरस्कार अंदाज में इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद मंजूर कर ली है और इस करारदाद की मंजूरी ने एक बार फिर इस तासुर को मजबूत किया है कि इस मुल्क में एक तबका है जो इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहता है, जो ये चाहता है कि ये मुल्क मुंतखब उम्मीदवारों और हुकूमत के बजाय निगरानों के जरिए चलता रहे। अहम बात यह है कि आज दोपहर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने सेनेट में इंतखाबात की इल्तवा की करारदाद पेश की और ये करारदाद उस वक्त पेश की गई जब ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। करारदाद पेश करने का मामला एजेंडे में शामिल था और ना ही किसी को मालूम था कि सेनेटर दिलावर खान आज ये करारदाद पेश करेंगे, मगर इसके बावजूद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने करारदाद पेश करने की इजाज़त दी। और हैरत की बात यह है कि सिर्फ 14 सेनेटर्स की मौजूदगी के बावजूद किसी रुकन ने कोरम की निशानदेही भी ज़रूरी नहीं समझी और इस तरह ये करारदाद कसरत राय से मंजूर हो गई। मगर इस वक्त सेनेट में मौजूद नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह और निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने करारदाद की मुखालिफत की, जबकि पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी और PTI के सेनेटर गुरदीप सिंह ने इलेक्शन इल्तवा की करारदाद पर खामोशी इख्तियार की। सेनेटर दिलावर खान ने अपनी इस करारदाद में इलेक्शन के इल्तवा के लिए जो वजूहात सामने रखी, इसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा, इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए उम्मीदवारों को जारी थ्रेट अलर्ट्स, कोरोना वायरस के दोबारा फैलाव जैसे वजूहात शामिल हैं। और इन वजूहात और खदशात की बुनियाद पर मुतालिबा किया गया कि अगर ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन करवाए गए तो ये वोट डालने के बुनियादी हक और सियासी अमल में शराकत के उसूल के मुनाफी होगा, इसलिए 8 फरवरी के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। सेनेटर दिलावर खान ने सेनेट में अपनी तकरीर में इन्हीं खदशात को दोहराया। जहां पर आईन में 90 डेज का प्रोविजन है आर्टिकल, तो उसी तरह फंडामेंटल राइट्स का भी प्रोविजन है और आर्टिकल है। बर्फबारी हो रही है कि किसी इलाके में इतना फोग है, इलेक्शन कैंपेन बंदा दहशतगर्दी की वजह से नहीं कर सकता। वो जो लोग जिसका वोट डालने का हक है और उसको हक नहीं मिलता, और यहाँ सेनेट में हम कहते हैं कि नहीं इलेक्शन करवा दो। मगर जहां सेनेटर दिलावर समेत कुछ सेनेटर्स ने करारदाद की हिमायत में तकारीर की, वहीं नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख को पत्थर पर लकीर करार दिया है और इंशाअल्लाह ये पत्थर पर लकीर ही रहेगी, हम इलेक्शन करवा कर रहेंगे। 2008 में इससे ज़्यादा हालात सिक्योरिटी के ख़राब थे, 2013 में इससे ज़्यादा सिक्योरिटी के हालात ख़राब थे, रोज़ाना बम धमाके होते थे और बड़े बड़े शहरों में होते थे, फिर भी इलेक्शन हुए। इसके अंदर सिक्योरिटी के हालात ठीक ना होने का बहाना करके अगर हम इलेक्शन को डिले करेंगे तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं होगा। वेदर का बहाना बनाया जाता है कि जी वेदर ठीक नहीं है। 2008 का इलेक्शन फरवरी में हुआ, 1997 का इलेक्शन जो है वो फरवरी में हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है और ये इंशाल्लाह पत्थर पे लकीर होगी, हम इंशाल्लाह इलेक्शन कराएंगे। ये कोई बात है कि हम डर जाएं? सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा है कि कहा जाता है कि मुल्क में आज सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। अगर सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह ने दहशतगर्दी के खदशात से मुतालिक जो मौक़िफ़ अपनाया, इस हवाले से कुछ एदाद शुमार आपके सामने रखते हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि दहशतगर्दी का ख़तरा आज जितना बड़ा है वो ख़तरा 2008 और 2013 में इससे कहीं ज़्यादा था, मगर इसके बावजूद इलेक्शन में ताख़ीर नहीं की गई। 2007 में मुल्क भर में दहशतगर्दी के 639 हमले हुए, जिसमें 1940 अफराद जाँ बहक हुए। जनवरी 2008 में जब इंतखाबी मुहिम उरूज पर थी तो सिर्फ इस दौरान 39 हमलों में 459 अफराद जाँ बहक हुए। इंतखाबी मुहिम के दौरान बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, मगर इसके बावजूद इलेक्शन मुनक़िद हुए। इसी तरह 2013 के इंतखाबात से पहले 4 माह के दौरान 366 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिसमें 1120 अमवात हुई। 2 माह की इलेक्शन मुहिम के दौरान 59 हमले हुए, जिसमें 119 अफराद जाँ बहक हुए। KPK और बलूचिस्तान में मुतअद्दिद सियासी रहनुमा दहशतगर्दी का निशाना बने, मगर इंतखाबात ताख़ीर का शिकार नहीं हुए। यकीनन पिछले 2 साल में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है।
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक 2023 में पेश आने वाले दहशतगर्द हमलों में 1000 के करीब शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। मगर पिछले 2 इंतखाबात के दौरान भी हालात इससे मुख्तलिफ नहीं थे, मगर फिर भी इंतखाबात करवाए गए। बहरहाल सेनेट से इस करारदाद की मंजूरी के बावजूद मुल्क की 3 बड़ी जमातों ने इस करारदाद की मुखालिफत करते हुए इसे जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दिया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने करारदाद की मजम्मत करते हुए कहा है कि करारदाद की सूरत में इसराइल की तरह सेनेट पर बम गिराया गया है। चेयरमैन सेनेट ने आज साजिशी किरदार अदा करके सेनेट को साजिश का गढ़ बना दिया है। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी का इस करारदाद से कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो देखकर सेनेटर बहरमन तंगी से वजाहत तलब करेंगे। चेयरमैन ने भी कहा है कि ये वजाहत की जाए कि हमने कत्तन इस बात को सपोर्ट नहीं किया है कि इलेक्शन में कोई भी डिले हो। कुछ दोस्तों को ये सवाल था कि पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद को सपोर्ट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों ने सेनेटर तंगी के हवाले से तवस्सुत से ये सवाल किया है। उन्होंने हमारे उसमें कहा है कि मैंने मुखालफत की। उनकी मुखालफत अगर वाज़े नहीं थी तो शायद होनी चाहिए थी। सुबह पार्टी सेक्रेटेरिएट पूरी क्लिप्स देख के वजाहत से उनसे एक्सप्लेनेशन ज़रूर मांगी जाएगी। इसी तरह पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर करना आइन पर हमला है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में कहा कि इलेक्शन मुलतवी करने की नाम निहाद करारदाद सेनेट में मौजूद किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं करती। 104 के ऐवान में 7-8 सेनेटर्स की राय को ऐवान बाला की राय करार नहीं दिया जा सकता। ये अहम बात है कि तमाम जमातें यकजुबान इस करारदाद की मुखालिफत कर रही हैं, जिसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, मगर सियासी जमातें इस करारदाद को साजिश करार दे रही हैं। मगर ताज्जुब की बात यह है कि यह करारदाद ऐसे वक्त में मंजूर की गई है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाजे कर चुके हैं कि 8 फरवरी की तारीख को पत्थर पर लकीर समझा जाए, इलेक्शन को लेकर गैर यकीनी फैलाने से गुरेज किया जाए। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पिछले दिनों एक केस में इस खदशे का इजहार भी कर चुके हैं कि लगता है कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या सेनेट में मंजूर करारदाद इलेक्शन मुलतवी करवाने की साजिश है? इससे पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो आप वहां पर मौजूद थे, इस इलेक्शन मुलतवी होने की करारदाद से पहले क्या हुआ, इसकी मंजूरी से पहले? देखें, आज जुमे का दिन था और सेनेट का इजलास जो है वो सुबह शुरू हुआ था, और जब जुमे की नमाज का वक्त हुआ तो इजलास थोड़ी देर के लिए मुलतवी हो गया। और उसके बाद जब नमाज हो गई तो उसके बाद चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में कुछ सेनेटर्स इकट्ठे हो गए और कुछ सेनेटर जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस से चले गए। तो मैं भी वहां पे बैठा हुआ था और वहां पे अक्सर सेनेटर्स जो है उनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से था, बाप से, कुछ का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, और 1-2 सेनेटर जो हैं वो पीटीआई के भी थे। तो वो जो 8-10 लोग थे वो यही बात कर रहे थे कि जी सेनेट का इजलास जो है वो चल रहा है, ये कब तक चलेगा, और जो 8 फरवरी का इलेक्शन है होगा या नहीं होगा। तो पीपल्स पार्टी की एक खातून सेनेटर जो है वो मुझसे पूछ रही थी कि ये मामला क्लियर क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ये इसलिए क्लियर नहीं हो रहा कि आपको पता है कि जो निगरान वजीर आज़म साहब हैं वो चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। तो उस पर सब हंस दिए, क्योंकि मैं 30 नवंबर को भी कैपिटल टॉक में ये कह चुका हूं, 30 नवंबर पिछले साल, कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाने की साजिश हो रही है। फिर पिछले हफ्ते भी मैंने ये बात रिपीट की थी, इसलिए मुझसे लोग ज्यादा पूछ रहे थे। और ये जितने भी सेनेटर थे इनमें से 5-6 सेनेटर खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं बलूचिस्तान से, और कोई कौमी असम्बली का उम्मीदवार है, कोई सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है। तो ये चेयरमैन सेनेट को बता रहे थे जी, कोई बता रहा है जी मेरे कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए हैं, कोई बता रहा है जी मेरे पे ऑब्जेक्शन खत्म हो गई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने खुद मुझे बताया कि हम 35 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, बलूचिस्तान असम्बली की 35 सीटों पे। तो वो पूरा माहौल जो है ना, उसमें मुझे कहीं पे शायबा तक नहीं मिल रहा कि ये अभी थोड़ी देर में जाके तो एक सेनेट में रेजोल्यूशन मंजूर करेंगे कि जी साहब वहां पर मौजूद जो सेनेटर्स थे, किसी को इल्म नहीं था कि ये करारदाद पेश होने वाली है? मेरे साथ किसी ने जिक्र नहीं किया, और ना ही हमें यह पता था कि अब इजलास दोबारा होगा। उसकी वजह यह है कि कुछ सेनेटर्स को रोका गया कि आप रुक जाएं, हमने खाना खाना है। कुछ सेनेटर जो है वो इजाजत लेके जा रहे थे, और कुछ सेनेटर पूछ रहे थे कि आज इजलास जो है इसके बाद दोबारा होगा या नहीं होगा।
और किसी को नहीं पता था कि ये थोड़ी देर में कोई करारदाद आने वाली है। तो एक सेनेटर साहब से मेरी बात हो रही थी और वो मुझे बता रहे थे जी कि बलूचिस्तान में इस दफा एक मखलूत हुकूमत आएगी, और मैंने उनसे पूछा कि फिर आप सेनेट की सीट से इस्तीफा दे देंगे? उन्होंने कहा हाँ, मैं सेनेट की सीट छोड़ दूंगा और मैं सूबाई असेंबली का मेंबर बन जाऊंगा। और उनका ये ख्याल था कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। तो हम हंस खेल रहे थे और सादिक संजरानी साहब भी हमारे साथ हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक थोड़ी देर में सादिक संजरानी साहब के पास कोई बंदा आया, वो बाहर चले गए और उसके बाद वो 10-15 मिनट तक जब वापस नहीं आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि सेनेट के जो मेंबरान हैं वो उठ के जाने लगे हैं। मैंने पूछा भाई आप लोग किधर जा रहे हैं? कहा जी कि सुना है कि इजलास हो रहा है नीचे। अच्छा। और कोई ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 मिनट लगे हैं और अचानक सेनेट का इजलास शुरू हुआ, और जब इजलास शुरू हुआ तो उसमें 10-12 लोग थे और मैंने देखा मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के कुछ सेनेटर जो हैं वो गैलरी में बाहर जो एंट्रेंस है, सेनेट हाउस की जो एंट्रेंस है, वहां पे खड़े होके एक दूसरे के साथ सरगोशियों में सलाह मशवरा कर रहे हैं, अंदर जाएं ना जाएं। और एक सीनियर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो तेजी से उन्होंने फोन कॉल मिलाई और वो कहीं गायब हो गए। और एक और जो खातून सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की, वो भी मैंने देखा कि वो भी फोन पे किसी से बात करने की कोशिश करी। मुझे समझ आ गई कि सेनेट में कुछ होने लगा और 5-6 मिनट लगे और एक करारदाद पेश हुई और वो करारदाद दिलावर खान साहब ने पेश की। और दिलावर खान साहब के बारे में सबको पता है कि उनकी कोई पार्टी नहीं है, वो चेयरमैन सेनेट के करीबी दोस्त हैं। पहले वो मुस्लिम लीग नून के साथ थे, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ जाकर बैठ गए, फिर उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी खैरबाद कह दिया। तो टोटल हाउस में 14 मेंबर थे, 14 में से 12 जो हैं उन्होंने सपोर्ट की। और फिर बाकी जो सेनेटर साहिबान हैं जो अंदर इजलास में नहीं गए, उनका फिर जब कांटेक्ट हो गया अपने साथियों के साथ, तो उन्होंने फिर कोशिश की कि अब हम दोबारा एक नई करारदाद लेके आए और जो ये पहले करारदाद 12 लोगों ने मंजूर किया हम इसको मुस्तरद करवा दें। लेकिन इस दौरान चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी कर दिया और इस तरह जो 8 फरवरी के इंतखाबात के खिलाफ एक साजिश है, मेरा ख्याल है वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। क्योंकि ये जो करारदाद है जिसकी हमायत सिर्फ अवामी पार्टी और कुछ आजाद जो सेनेटर साहिबान है उन्होंने की, तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस करारदाद की खुलकर मुखालफत की है, इसको मजम्मत की है, इसे एक साजिश करार दिया है। लिहाजा अगर ये साजिश थी तो साजिश नाकाम हो गई, साजिश करार दिया गया है जिस तरह आप भी कह रहे हैं, और साजिश नाकाम भी हो गई है। लेकिन करारदाद का पेश होना, करारदाद का मंजूर होना और फिर इस करारदाद की आईनी और कानूनी हैसियत ना होना, फिर इस सब के पीछे मकसद क्या लगता है आपको मीर साहब? देखिए, इस करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है क्योंकि कोरम ही पूरा नहीं था। अब देखिए ना कि जो सेनेट है ना, ये हाउस ऑफ फेडरेशन कहलाता है। इसमें चारों सूबों के जो सेनेटर साहिबान हैं उनकी बराबर बराबर तादाद होती है। कौमी असम्बली में तो आबादी के लिहाज से होती है ना, पंजाब की सबसे ज्यादा है, फिर सिंध है, फिर खैबर पख्तूनख्वा है, फिर बलूचिस्तान है। सेनेट में सब सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। इस हाउस को एक मजाक बनाना और एक साजिश की अमाजगाह बनाना, मैं ये समझता हूं ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। और जिन मोअज़्ज़ज़ सेनेटर साहिबान ने ये सारा काम किया है वो जरा खुद सोचें कि जनाब तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कह रही हैं जनाब कि हम इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई? अब जब वो बलूचिस्तान में या जो साबक फाटा है वहां किसी हल्के में जाएंगे इलेक्शन लड़ने, तो वोटर जो हैं वो उनके बारे में क्या सोचेंगे? ये तो वही सेनेटर साहिबान है जिन्होंने सेनेट में कहा था कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, अब ये हमसे वोट मांगने आ गए हैं। और जो अवामिल भी सामने रखे गए वो पहले भी ऐसा होता रहा है। जी जी, उसको डीफेम किया गया। सही। और जो अवामिल सामने रखे गए और जो रीजंस दी गई 2008-2013 तकरीबन सिचुएशन कंपेयर की गई, लेकिन आज बहुत बेहतर हालात हैं। लेकिन साथ ही साथ बहरमन तंगी साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि मैंने, अफनानुल्लाह और गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालिफत की। इस पर भी बहुत सवालात हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है कि हम वजाहत तलब करेंगे। क्या मुखालिफत से ज़्यादा ये बेहतर नहीं था कि वो जब ये करारदाद पेश की गई तो वो कोरम की निशानदेही करते इनमें से तीनों? देखिए, गुरदीप सिंह साहब जो है ना, ये इनका ताल्लुक पीटीआई से है और इन्होंने बिल्कुल मुखालफत की और कोरम की निशानदेही इनमें से किसी को कर देनी चाहिए थी।
लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्होंने कोरम की निशानदेही इसलिए नहीं की कि हाउस में लोग ही 10-12 थे और बाद में 14 हो गए जब एक आधा मेंबर और आ गया। तो लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बैरामन तंगी साहब जो हैं वो एक बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं और वो पीपल्स पार्टी के वोटों से सेनेटर बने हैं। उन्हें पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक चलना चाहिए था। लेकिन अब अगर वो दावा कर रहे हैं कि मैंने मुखालफत की है तो इसका तो अब उनको सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो उन्हें मुखालफत करते हुए नहीं देखा, हमने तो उन्हें खामोश देखा है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मैंने मुखालफत की है तो उन्हें कोई सबूत देना चाहिए। अगर खुलकर डंके की चोट पर मुखालफत की है तो वो सेनेटर अफनानुल्लाह ने किया है और उन्होंने उनको जो बीएपी के जो सेनेटर हैं उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, उनको हुटिंग की उन पर। और जो गुरदीप सिंह साहब हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है वो अफनानुल्लाह साहब को सपोर्ट कर रहे थे। तो आज जो मजमूई तौर पे सूरत हाल बनी है वो ये सूरत हाल बनी है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ सेनेटर साहबान जो हैं उन्होंने कुछ आज़ाद सेनेटर साहबान के साथ मिलके तो सेनेट के ईवान में से एक 12-13 साथियों की मदद से एक करारदाद तो मंजूर करवा ली। लेकिन उनकी जो ये हरकत है इसके नतीजे में आपने देखा है कि आज बहुत अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तीनों पार्टियां आपको एक पेज पे नजर आ रही हैं और तीनों पार्टियां कह रही हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन का अल्तवा एक साजिश है और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये मेहरबानी है उन सब लोगों की जिनके कहने पे ये करारदाद पेश हुई और फिर मंजूर हुई। उन्होंने आज इन 3 बड़ी पार्टियों को इकट्ठा कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा, माजी में हमने देखा है चेयरमैन सेनेट का किरदार भी हमेशा सामने रहता है सेनेट के किसी भी मामले में, और चेयरमैन सेनेट की मंशा के बगैर कुछ भी नहीं होता सेनेट में। आज पर्टिकुलरली जो हुआ है, जो एपिसोड हुई है, चेयरमैन सेनेट का किरदार कैसे देख रहे हैं आप, सादिक संजरानी का? देखें, चेयरमैन सेनेट जो हैं वो एक बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं। पहले मुस्लिम लीग नून के साथ थे, फिर पीपल्स पार्टी के साथ थे, काफी अरसे से वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ हैं। माजी करीब में यानी रिसेंट पास्ट में पिछले 3-4 महीने में उन पर बड़ा दबाव था, उन पर बहुत प्रेशर आया कि जी आप मुस्लिम लीग नून में चले जाएं, वो नहीं गए। उन पर यह भी प्रेशर आया पीपल्स पार्टी में चले जाएं, वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि जी हमने जो पार्टी बनाई है छोटी सी है बीएपी, हमने इस पार्टी को खत्म नहीं करना। तो मैं तो बड़ा उनसे मुतासर हुआ था कि उन्होंने काफी प्रेशर बर्दाश्त किया है। लेकिन आज पता नहीं कहां से इतना प्रेशर आया कि आज उन्होंने अचानक दौड़ लगाई, अपने ऑफिस से उठे, भाग के नीचे इजलास में गए और 15 या 14 सेनेटर्स की मदद से उन्होंने ये करारदाद मंजूर करवाई है। हो सकता है कि अगर वो चाहते तो 25-30 सेनेटर साहबान को तो हाउस में ले जा सकते थे, लेकिन शायद ये भी उन्होंने जो है एक हिकमत के तहत सिर्फ 14 सेनेटर्स के जरिए ये कार्रवाई चलाई है, क्योंकि हो सकता है अंदर से शायद वो भी ये चाहते हो कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुलतवी ना हो। लेकिन प्रेशर जहां से आया था उनको वो ना भी नहीं कह सकते, तो थोड़ा सा उनकी मजबूरियों का भी ख्याल करें। उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो तो उनको तो किसी भी मुकदमे में इन्वॉल्व करना या उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है। ठीक है मीर साहब, अच्छा इस टॉपिक से हटके एक और सवाल आपके सामने रखेंगे कि इलेक्शन में अब सिर्फ 1 माह का वक्त रह गया है और ऐसे में पीटीआई के कुछ रहनुमा तो मुफाहिमत के पैगाम दे रहे हैं, मगर बानी पीटीआई से मुतालिक जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे अब भी ऐसा लगता है कि वो बैक वक्त सबसे लड़ाई लड़ने के मूड में है। 2 रोज़ पहले गार्डियन में अपने कॉलम में उन्होंने फिर एस्टैब्लिशमेंट पर शदीद तनकीद की है और 2 रोज़ पहले एक इजलास में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अरकान को भी धमकियां लगाई, जबकि पार्टी के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बानी पीटीआई को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतमाद नहीं है। सवाल आपके सामने ये है कि आपको क्या लगता है इस रविश से पीटीआई को इलेक्शन से पहले फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, अगर आप मुझसे बतौर एक जर्नलिस्ट के पूछ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कह रहे हैं जी कि उन्हें चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पे एतमाद है और उनके जो सीनियर नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत वो कह रहे हैं जी कि हमें एतमाद नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर इत्तेफाक राय नहीं है, कन्फ्यूजन है और 2 ग्रुप बने हुए हैं। और जाहिर बात है ये अच्छी बात तो नहीं होती। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ना पीटीआई के वोटर का, तो पीटीआई का वोटर जो है वो ना बैरिस्टर गौहर की तरफ देख रहा है ना वो मरवत साहब की तरफ देख रहा है, वो सिर्फ इमरान खान की तरफ देख रहा है। और इलेक्शन अगर हो जाता है तो जिस उम्मीदवार को इमरान खान की हिमायत हासिल होगी उसको पीटीआई का वोट मिल जाएगा। गौहर अली खान साहब और मरवत साहब की अपनी अपनी जगह जाती हैसियत में एक अहमियत है,
लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतना मैटर नहीं करते। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ इमरान खान साहब मैटर करते हैं। वो जिसको कहेंगे, किसी गलत आदमी को भी कहेंगे तो बहुत से अच्छे लोग उस गलत आदमी को भी वोट दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब, प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर बहरमन तंगी साहब। उनसे आज के मामले पर बात करेंगे। बहरमन तंगी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज सेनेट में पुरस्कार अंदाज में इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद पेश की जाती है, जिसे मंजूर कर लिया जाता है। आपने खिताब भी किया, सेनेट में इजहार ख्याल भी किया, लेकिन आपने मुखालिफत नहीं की, आप खामोश रहे, क्यों? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहाँ तक मेरी स्पीच का ताल्लुक़ है तो जब 10:30 बजे सेशन शुरू हुआ तो मुख्तलिफ साथियों ने चाहा था कि हम स्पीचेस करें, लेकिन फौजिया अरशद साहिबा ने एहतजाज किया कि हमें मौका नहीं मिला। तो इस पे सेनेट चेयरमैन संजरानी साहब ने कहा था कि हम 2 बजे दोबारा सेशन में आएंगे, नमाज का वक्फा होगा। तो जब 2 बजे सेशन शुरू हुआ तो मेरा एक उस दिन 3 तारीख को मैंने स्पीच की थी। उसके बदले में रात के वक्त 10 बजे से 2 बजे तक रात को मुझे धमकियों की और गालियों की कॉल्स आ रहे थे मुख्तलिफ नंबर से। तो इसमें अब दूसरे ममालिक के भी नंबर्स थे जिससे मुझे धमकियाँ मिल रही थी। तो मैंने स्पीच इसलिए करना था कि मैं चेयरमैन के सामने कहूँ कि ये सब कुछ हो रहा है। और उस स्पीच में फिर मैंने ये भी कहा पर आपको धमकियां मिल रही थी बहरमन तंगी साहब, किस बात पर आपको धमकियां? उस दिन मैंने स्पीच किया था कि अगर फौजी पाकिस्तान को, सिक्योरिटी फोर्सेस को जो गालियां मिल रही हैं, जो मुख्तलिफ धमकियां, प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो उसके बाद मुझे धमकियां आ गई। जब करारदाद मंजूरी का वक्त आया उस वक्त आप खामोश क्यों रहे? देखिए मेरी बात सुनी। जब करारदाद अचानक आ गया तो सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि मैं बिल लाना चाहता हूँ, संजरानी साहब ने कि किस चीज़ का बिल ला रहे हैं और बिल लाने का ये तरीका तो नहीं है। तो फिर उसने कहा कि मैं करारदाद लाना चाहता हूँ। तो उस करारदाद की फिर संजरानी साहब ने इजाज़त दी और वो किस टाइप का करारदाद था। लेकिन जब उसने करारदाद शुरू की तो फिर उसके बाद सेनेटर अफनान साहब ने बटन दबाया था और उसने उसके मुखालिफत में तकरीर की। जब अफनान का तकरीर ख़त्म हुआ तो फिर वोटिंग के लिए कहा गया। वहाँ पे तकरीबन 12 थे या 14 सेनेटर्स थे, हम 3 थे। मैं पीछे बैठा था, मेरे साथ गुरदीप सिंह जो पीटीआई का सेनेटर था, हम दोनों बैठे थे और अफनान साहब आगे बैठे थे। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो ये है कि यस नो, उन लोगों ने यस कहा और हम तीनों सेनेटर ने नो कहा है। तो जब आप कह रहे हैं कि आपने नो कहा तो यही वो एक रिजोल्यूशन पास होने का और उसको मुस्तरद करने का यही तरीका होता है सेनेट में। तंगी साहब, आपने नो कहा था। पार्टी के सेनेटर, मैंने, गुरदीप सिंह ने, पीछे हम दोनों बैठे थे, हमने नो किया। और आगे हमारे 1 रो से 2 रो पहले बैठा था सेनेटर अफनान साहब, उसने भी नो कहा है। तो 3 सेनेटर ने नो कहा है और बाकी वहां जो लोग मौजूद थे, जो रिपोर्टर्स मौजूद थे, अभी हमारी सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब से भी बात हो रही थी, सभी का ये कहना है कि आप खामोश रहे, आपने नो नहीं कहा। मैं बिल्कुल खामोश नहीं था, मैंने नो कहा है। और मेरे साथ जो गुरदीप सिंह बैठा था उसके बारे में भी ये कहा था कि दोनों खामोश थे। हम दोनों ने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा, 2 दफ़ा चेयरमैन सेनेट ने कहा और दोनों दफ़ा हमने नो कहा है। आप सीट पे बैठे रहे और ये भी पता चला कि आप के बारे में कि आप भी खामोश रहे, और उसकी वजह फिर क्या लगती है कि फिर रिपोर्टर्स गलत कह रहे हैं, जो हामिद मीर साहब ने देखा है वो गलत कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो वो क्लैरिटी क्यों नहीं थी आपके उस नो में? देखिए, जहाँ तक कन्फ्यूजन का सवाल है तो मैं जब पार्लियामान से बाहर आया तो मैंने उस कन्फ्यूजन को ख़त्म किया। मुझसे जितनी भी चैनल्स ने सवाल किया, मैंने कहा कि मैंने नो कहा है। और ये जमहूरी निज़ाम में जब आपका करारदाद या आपका कोई बिल पास होता है या रिजेक्ट करते हैं तो येस नो पे होता है। मैंने नो कहा है। तंगी साहब, अच्छा ठीक है, ये मान लेते हैं कि आपने अगर नो कहा है, आपके पास ये ऑप्शन था नो कहने का, आपने नो कहा है अगर आपने कहा है,
लेकिन उससे ज़्यादा क्योंकि करारदाद मंजूरी की तरफ जारी थी, उधर 12 लोग थे, 12, 13, 14 टोटल लोग थे, उनकी अक्सरियत, वो जितने लोग मौजूद थे उनमें उनकी ज़्यादा अक्सरियत थी। आप कोरम की निशानदेही कर देते ताकि करारदाद मंजूर ना हो पाती, आपने वो भी नहीं किया। देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि हम अगर कोरम पॉइंट आउट करते तो ये नौबत न होती, लेकिन वो जो करारदाद आ गया है उसको तो पता नहीं था, वो एजेंडे पे नहीं था, वो ले आया। और उसी वक्त दो बातें मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब सेनेट चेयरमैन ने कहा 2 बजे सेशन होगा, तो फिर पीपल्स पार्टी के सेनेटर, नून के सेनेटर, जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर, अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर अगर होते तो ये नौबत न होती। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये एक गलती हो गई है कि हम नून की भी और पीटीआई की भी और हम तीनों सेनेटर्स ने अगर कोरम पॉइंट आउट करता तो ये फिर पास ना होता। कहीं ऐसा तो नहीं तंगी साहब कि आप वहां पर मौजूद थे, क्योंकि सिंस आप तीनों लोग वहां पर मौजूद थे, वो जीत गए। कोरम की निशानदेही नहीं की, आप ये मान रहे हैं कि आपसे गलती हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्सनल लेवल पे आप इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद मंजूरी चाहते थे, लेकिन पार्टी की तरफ से वो क्लियर गाइडलाइन नहीं है? शायद जरदारी साहब चाहते हैं कि डिले हो, बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि डिले ना हो इंतखाबात। कहीं इस कंफ्यूजन में तो नहीं रह गए आप? देखिए, जहां तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ताल्लुक है, दोनों हमारी लीडर्स हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी के चेयरमैन हैं और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हमारे बॉस है, वो एक्स प्रेसिडेंट है, वो पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं। वो तो आपस में जो भी बात करते हैं उनका ना हमें इल्म है, ना मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। लेकिन जहाँ तक स्टैंड है पीपल्स पार्टी के, वो ये है कि 8 फरवरी पे इलेक्शन हो, और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आप पर्सनली भी ये चाहते हैं कि 8 फरवरी पाकिस्तान को इंतखाबात से निकाल दे। जी, आप पर्सनली भी ये चाहते हैं, आपका अपना ओपिनियन भी यही है कि इंतखाबात? मैं पर्सनली भी ये चाहता हूं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, इसलिए कि मेरा भी 44 इयर्स पॉलिटिकल कैरियर है। मैं समझता हूं कि 8 फरवरी पे इलेक्शन हो जाएं और इलेक्शन पे किसी तरफ से उंगली ना हो। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि बराबरी की बुनियाद पर इलेक्शन माहौल बना दे, ताकि तमाम पार्टी वैसे तो इस करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, हुकूमत में आ जाती है हुकूमत। तंगी साहब, वैसे तो इस करारदाद की आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन आप सिंस ये गलती मान रहे हैं कि कोरम की निशानदेही कर देते तो ये मामला ना होता, लेकिन आपको नहीं लगता आपकी इस एक गलती की वजह से पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे थे, काफी नुकसान हुआ है? नहीं, ये भी गलती मैं तो मानता हूं कि कोरम पॉइंट आउट नहीं किया। क्या ये गलती नहीं है कि अगर उसी वक्त 5-6 पार्टीज हैं, उनके तकरीबन कम से कम 80-70 सेनेटर्स हैं, तो अगर उनकी मौजूदगी होती तो भी ये नौबत ना आती। लेकिन वो मौजूद नहीं थे ना, वो भी गलती है, लेकिन आप तो मौजूद थे। ये जो करारदाद पेश किया गया, मौजूद थे, अफनानुल्लाह मौजूद थे। जी, आप मौजूदगी की बात करें ना, वो लोग मौजूद नहीं थे, वो एक अलग गलती है, अलग पॉइंट है, लेकिन आप लोग तो सेनेट इजलास में मौजूद थे, आप तीनों पर ही जिम्मेदारी बनती थी। तो तीनों, मैंने जब ये कहा कि हाँ तीनों ने, हम तीनों के जब वो करारदाद पेश हुआ, हमें हमारी एक मॉरल प्रोफेशनल जिम्मेदारी बनती थी कि हम इस करारदाद को देखकर हम कोरम पॉइंट आउट करता, लेकिन हमने नहीं किया। ये तो मैंने कहा, लेकिन जहां तक खामोश रहना और मुखालिफत हिमायत करने की बात है, ये गलत है। मैंने मुखालिफत की है। सेनेटर पीपल्स पार्टी बहरमन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में नाज़रीन अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। 62(1)(f) के तहत अरकान पार्लियामेंट की नाअहली ताहयात होगी या सियासी रहनुमाओं को सिर्फ 5 साल की नाअहली का सामना करना पड़ेगा? इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने 3 समातों के बाद आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस का फैसला महफूज कर लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ा ने इस केस का फैसला जल्द सुनाने का इंदिया दिया है। इस केस के फैसले में इस बात का तयन होगा कि अरकान पार्लियामेंट की नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपने माजी के फैसलों को फौकियत देगी या पार्लियामेंट के इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम को फौकियत देकर नाअहली को 5 साल के लिए महदूद किया जाएगा।
अहम बात यह है कि इस केस की समाअतों के दौरान जजेस ने अपने रिमार्क्स में ताहियात नाअहली के खिलाफ कई अहम सवाल उठाए हैं। आज इस केस की आखिरी समाअत में भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है तो सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती पर अवामी नुमाइंदगी को ताहियात नाअहल क्यों किया जाए? क्या एक जनरल ने यह शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान में अरकान पार्लियामेंट के लिए जो पैमाना रखा गया है, क्या दुनिया में ये पैमाना कहीं और है? जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं कि कहीं और ऐसा पैमाना हो। चीफ जस्टिस ने बराह रास्त नशर होने वाली इस कार्रवाई में रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल तय कर दी है और इस कानून को किसी ने चैलेंज नहीं किया। Who am I to determine this? Why can't the people of Pakistan themselves determine? Oh, so what? Disregard how it came into the constitution. Now you're stuck with the language of the constitution. Destroy Pakistan, that's fine. You can contest elections for 5 years. But if you make a single mistake in the nomination paper, you're disqualified for life. Now, we are just stuck with the wording of it. Have we lost all logic and sensibilities? Single country in the world have this test for parliamentarians. My lord, not that I am aware of. Not the US Constitution. So if we have this test and we don't have the best parliamentarians in the world, that means this is not even a workable law. It's just words on a piece of paper which I can use for my personal projects, I would say. Tomorrow you are honest, you can be declared dishonest. Out, in, it's up to me. इसके अलावा आज होने वाली समाअत में यह भी देखा गया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह एक दूसरे की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात के जवाबात देते रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मैं सियासतदान के किरदार पर डिक्लेरेशन नहीं देता, मैं किसी के दिल में झांक कर नहीं बता सकता वो क्या है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि लेकिन जो किरदार से मुतल्लिक आईनी शिक़ें मौजूद हैं, इनका क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से सवाल उठाने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब ये दिया कि 1973 का आइन बनाने वाले ज़्यादा दानिशमंद थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बाद में आने वालों ने कहा कि ये लोग सर ना उठा लें, तो इन्होंने सोचा ऐसी चीज़ें लाते हैं जिसको जब दिल चाहा नाअहल कर देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि अगर समीउल्लाह बलोच फैसले को कलअदम करार दें तो सज़ा कितनी होगी? जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट कह चुकी है कि नाअहली 5 साल होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, क्या ज़ेली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दबदल मुमकिन है? जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस सवाल का जवाब हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में दे चुके कि कानून साजी से आइन में रद्दबदल हो सकता है। I put myself in the position of whatever that court is for the time being. I would say I cannot give this declaration. Bye. Take away your suit. Take away your plane. Take away whatever you want to do. I cannot do this. I mean, I cannot go into your hearts and determine what sort of human being you are. That's right. Only so taking that question further, what do we do with the constitutional provision now? So what happened here? Say it's unworkable. Wait till the parliament decides. My friend, इसका भी जवाब आसान जवाब है, बहुत आसान जवाब है। इसका बहुत आसान जवाब है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के माहिरीन थे, उनमें ज्यादा अकल और दानिश थी, उन्होंने 73 का आइन बना दिया और उन्होंने एक साहब टहलते हुए आए, उन्होंने कहा हो कहीं ये लोग सर ना खड़ा कर लें तो ऐसी चीजें डाल दो इसमें कि हर कोई जो मेरी मर्जी हो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर सकूं। अभी इस बात को हम क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको बात का एतराफ क्यों नहीं कर रहे हैं? I look at the Constitution post 18th Amendment. To me, the dictator argument is out of the window because it is the 18th Amendment passed by the Parliament. So I need to give it a very serious thought in interpreting the Constitution. So every word to me is important. I could just disregard all the words and say this is not the Constitution. That cannot happen, even though I might disagree with the wording of it, but some meaning has to be attributed to it. I find the declaration firstly making no sense, but I have to give it a meaning because I can't throw it out of the Constitution. I don't have the jurisdiction to do that. अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मुकदमे की समाअत के लिए 3 अदालती मुआविनीन भी मुकर्रर किए थे, जिनमें नामवर माहिर आइनी उमूर फैसल सिद्दीकी, रीमा उमर और उज़ैर भंडारी शामिल थे, जिनसे अदालत ने इस नुक्ते पर मुआवनत तलब की कि 62(1)F केस में ताहियात नाअहली के समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम के बाद रिविजिट करने की ज़रूरत है या नहीं। जिस पर अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने राय दी कि या समीउल्लाह बलोच केस का फैसला बाकी रह सकता है या इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम बाकी रह सकती है।
माहिर आइन उज़ैर करामत भंडारी ने राय दी कि समीउल्लाह बलोच केस के फैसले में नाअहली का तरीक़ाकार तय नहीं किया है, लिहाजा इस फैसले को छेड़े बगैर रास्ता निकाला जा सकता है और नाअहली के तरीक़ाकार का तयन किया जा सकता है। इसी केस में माहिर आइनी उमूर रीमा उमर भी अदालती मुआविन थी। उन्होंने अदालत को अपनी राय देते हुए कहा कि समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला इलेक्शन एक्ट पर मुकद्दम है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के इस मुअज़्ज़ज़ 7 रुकनी बेंच को समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली के अदालती फैसले को रिविजिट करना होगा। रीमा उमर ने लिखा कि समीउल्लाह बलोच केस का अदालती फैसला मुताद्दिद वजूहात की वजह से बरकरार नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें बुनियादी हुकूक पर नामुनासिब और गैर ज़रूरी कदगनें आयद की गई हैं। इस नुक्ते की वजाहत में रीमा उमर ने आइन के आर्टिकल 17 का हवाला दिया, जो हर शहरी को सियासी सरगर्मी करने और सियासी सरगर्मी का हिस्सा बनने की मुकम्मल आज़ादी फराहम करता है। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 17 के सब आर्टिकल 2 की माजी में तशरीह कर चुकी है कि हर शहरी को वोट डालने और इलेक्शन लड़ने का बुनियादी हक हासिल है। उन्होंने लिखा कि समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को कलअदम करार देने के बाद 62(1)(f को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 और आर्टिकल 63 की झेली शिकों के साथ मिलाकर पढ़ा जाए और इस सूरत में नाअहली की मुद्दत 5 साल बनती है। बहरहाल अदालत ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आर्टिकल 62(1)(f के तहत होने वाली नाअहली की क्या मुद्दत मुतय्यन करता है। इसी मामले पर बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। हसनात, आर्टिकल 62(1)(f की तशरीह का केस फैसला महफूज कर लिया गया है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइसा कर रहे हैं, इसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये सियासतदानों की तायात नैली की सपोर्ट नहीं कर रहे और इसी तरह पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को भी अहमियत दे रहे हैं। ये वही जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात को जो है वो किया, एक इंटरनल मामलात को रेगुलेट किया, तो उसको भी उस एक्ट को भी सपोर्ट किया। तो ये बेंच जो है ये ताहयात नैली के ख़िलाफ़ तो लग रहा है कि ये है कि अब कैसे हो इस क्या समीउल्लाह बलोच जो हमने देखा कि 2018 में जो फैसला आया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच, उस वक्त भी ये था कि क्या 62(1)(f में नाअहली ताहयात है या 5 साल है या 3 साल है। तो उस वक्त के जो हालात थे और उन जजेस ने ये किया कि जी ताहयात नाअहली होगी। अब ये है कि वो समीउल्लाह बलोच का जो फैसला है 5 रुकनी, वो ज़्यादा चांसेस हैं वो रिवर्स हो सकता है। दूसरा मामला ये है कि जो PDM गवर्नमेंट ने जो कानून जो है वो बनाया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, जिसके तहत ये डिक्लेयर किया कि जी 62(1)(f में जो नाअहली है वो 5 साल है। क्या अब ये सवाल है कि क्या सिंपल लेजिस्लेशन से किसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का इफेक्ट ख़त्म किया जा सकता है? तो बहुत से जो वकील हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये सजेशन दी गई कि वो कानून कहीं चैलेंज नहीं हुआ, आपके सामने भी चैलेंज नहीं है, आप सिर्फ जो है वो जो समीउल्लाह बलोच की जजमेंट है उसको रिवर्स कर दें और जो मामला है वो कानून का उसको ना छेड़ें। तो अब देखना है कि क्या अगर ताहयात नाअहली ख़त्म होती है तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगी, या मामला पार्लियामेंट को भेजेगी कि दोबारा जो 62(1)(f में नाअहली का तयन पार्लियामेंट करे, या फिर यह है कि ख़ुद जो है वो रीड जो है वो इंटरप्रिटेशन करके जो है वो 5 साल कर दे। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जजेस जो है वो पार्लियामेंट को अहमियत देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये जजेस जो है वो ख़ुद से इंटरप्रिटेशन करके कोई मुद्दत का तयन करें, लेकिन वो कानून जो है उसकी जो कि वो कानून ठीक है या गलत है, उस पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये उसकी तरफ नहीं देखेंगे। एक बात ये हो रही है कि जो कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन जिसकी तहत नाअहली हुई है, वो डिक्लेरेशन ये सुप्रीम कोर्ट कह दे कि वो डिक्लेरेशन 5 साल की थी। अब जो पार्लियामेंट में कानून बनाया वो उसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मामला अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को भी भेज सकती है कि देखें मुद्दत का तयन करें और ख़ुद जो है वो इस मामले को ज़्यादा ना छेड़े। अच्छा, 3 अदालती मुआविन भी मुकर्रर किए गए थे, उनकी आपस में राय एक जैसी है या इख्तलाफ पाया जा रहा है?
देखा जाए तो उनके राय में जो है वो उज़ैर भंडारी और फैसल सिद्दीकी की राय में इख्तलाफ नज़र आया है। उज़ैर भंडारी जो है वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो समीउल्लाह बलोच का फ़ैसला है उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि उसको रिविज़िट किया जाए। लेकिन फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने जो है वो यही कहा कि जो समीउल्लाह बलोच का फ़ैसला जिसमें तायाद नैली डिक्लेयर की और साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का वो फैसला था, वो रिविज़िट होना चाहिए। तो ये माइकस की राय में जो है वो हमने देखा कि इख्तलाफ तो है, लेकिन बेंच में बज़ाहिर ये लग रहा है कि मेजॉरिटी जजेस तायाद नैली की सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, हसनात मलिक, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, आपने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।